जय हिंद दोस्तों, आपके अपने छोटे से परिवार NCS एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अम्ल क्षार और लवण का पार्ट नंबर 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को हम लोग लाइव किए थे, तो लाइव वाले सेक्शन में जाकर आप लोग पार्ट 1 को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप लोग पार्ट 2 को देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। समझिए कि क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो प्लीज़ पार्ट 1 को देख लीजिए, उसके बाद ही इसमें एंट्री कीजिए। बहुत ही हम लोग आराम से पढ़ाने की कोशिश करेंगे और हर एक बात को, हर एक रिएक्शन को आपको दिमाग में छापेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से एक न एक क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्टिव समझिए कि सब्जेक्टिव में ज़रूर से ज़रूर आता है, और ऑब्जेक्टिव तो ना जाने कितने पूछ दिया जाएगा। यानी सब्जेक्टिव भी यहाँ से बनता है, तो बिल्कुल ही अच्छे से समझिएगा। हर एक रिएक्शन को समझाने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये पार्ट नंबर 2 है, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे। देखिए क्या बोला है कि अध्याय नंबर 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण है मेरे भाई। तो यहाँ पर हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे क्या क्या। तो देखिए यहाँ पर बोला है धातुओं एवं अधातुओं, धातु एवं धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया पढ़ेंगे। यानी अम्ल के धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे और धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सीधा चलते हैं। हम लोग किसी अम्ल को चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी धातु को किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं मेरे भाई। किसी धातु को किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा, यहाँ पर समझाते हैं आपको। यानी धातुओं के साथ क्या बोला है, धातुओं के साथ अम्लों की अभिक्रिया। धातुओं के साथ क्या करेंगे, अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे। यानी किसी धातु को लेंगे और किसी अम्ल को पकड़ेंगे। चलिए तो देखिए बोला है कि जब अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तब लवण और तथा क्या बनता है, तो हाइड्रोजन गैस बनती है। समझिएगा, यानी किसी धातु को हम लोग क्या करेंगे, तो किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। और क्या बनेगा साथ में, तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। चलिए इतना दिमाग में समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा आप लोग। आशा करेंगे आप लोग समझ गए होंगे। इसका एग्जाम्पल लेंगे तो बिल्कुल ही अच्छे से आपके दिमाग में छप जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक ढांचा हम लोग तैयार कर सकते हैं क्या, इस तरीके से कि किसी धातु को, किसी मेटल को जब हम लोग किसी एसिड के साथ यानी किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो लवण बनेगा। आपको अभी ही बताएं, जब किसी धातु को किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो लवण बनेगा। और साथ में मेरे भाई हाइड्रोजन गैस निकलेगा। साथ में क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। यानी इस तरीके से हम लोग ढांचा तैयार कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है, तो जिंक है। ये क्या है, तो जिंक है। और क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं। जब हम इसको लेंगे तो समझिए, ये छोड़ दीजिए ऊपर वाला, इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा जिंक। इसको क्या बोलेंगे, जिंक बोलेंगे, बिल्कुल सही। और ये क्या है, तो यह एक अम्ल है। अम्ल में भी क्या हम लोग बोल सकते हैं इसको, तो बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है मेरे भाई। इसको क्या बोलेंगे, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत ना होना चाहिए। अभी बस हमने एक धातु लिया है और एक अम्ल लिया है। जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो सबसे पहले आप लोग हाइड्रोजन गैस को निकालिए। सबसे पहले क्या कीजिए, तो हाइड्रोजन गैस को निकालिए। अब जो भी बच जाएगा उस सब ई साइड रख दीजिए यहाँ पर, यानी लवण के रूप में अब सब बन जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन गैस निकल गया। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो 2 परमाणु। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो एक है, लेकिन इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग 2 लगाएंगे। यानी 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो गया। चलिए बात बन रहा है,
कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या क्या बच गया। तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि Zn बच गया। यहाँ से क्या बच रहा है, तो Zn यानी जिंक बच रहा है। और यहाँ से देखिए 2 हाइड्रोजन उठ के तो यहाँ आ गया, 2 हाइड्रोजन चल गया, तो बाकी के क्या बच रहा है, तो Cl बच रहा है। क्या बच रहा है, Cl। अगर आप देखिएगा तो Cl जो है उसके आगे 2 लगा हुआ है। जब किसी के आगे लगता है तो ये तो दोनों के लिए होता है, यानी हाइड्रोजन 2 तो यहाँ चल गया, लेकिन उसके बाद भी 2Cl बच रहा है, यानी Cl2 हम लोग लिख सकते हैं। आगे लिख देंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगा, यानी Zn के भी 2 अणु हो जाएगा, जो कि हमको नहीं देना है, यानी Cl2 हो जाएगा। तो यह जो बन रहा है मेरे भाई ZnCl2, इसी को क्या बोला जाएगा, तो इसी को बोलेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसी को बोला जाएगा एक लवण बोला जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, लवण बोला जाएगा। यानी यह एक प्रकार के लवण हो जाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। चलिए आशा करेंगे समझ रहे होंगे। ऐसे इसको बोलेंगे जिंक क्लोराइड बोला जाएगा। एक अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, यहाँ पर अगर लोग समझेंगे तो इसी को समझा देते हैं हम। यह जो है एक प्रकार के धातु है। यह क्या है, तो धातु है। धातु में भी इसका नाम क्या है बोलेंगे, तो इसका नाम है मैग्नीशियम। और यह एक प्रकार की अम्ल है। अम्ल में भी क्या नाम है इसका, तो सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है मेरे भाई। क्या नाम है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी ही आपको हमने बताया कि जब किसी धातु को हम लोग क्या करेंगे, तो किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यह जो बन रहा है मेरे भाई, यह क्या बनेगा, आप लोग बोलेंगे, तो यह जो बनेगा वो क्या बन जाएगा मेरे भाई, तो लवण बन जाएगा। और लवण बन गया, उसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा है कहीं न कहीं। चलिए यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं, अब अगला देखते हैं। हाइड्रोजन गैस तो निकल रहा था, लेकिन हम लोग हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, इसको तो पहचान कर लेंगे कि धातु को जब हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन हम लोग पहचान कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन गैस बन रहा है, चलिए उसको समझते हैं। यानी हाइड्रोजन गैस कैसे निकलेगा, कैसे पहचान करेंगे हम लोग, तो बोल रहा है हाइड्रोजन गैस की पहचान। यानी हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करेंगे, तो समझिए क्या करेंगे हम लोग, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, जहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा होगा वहाँ पर जब आप माचिस के तिल्ली के या फिर किसी जलती हुई तिल्ली को ले जाएंगे तो वहाँ से जो आवाज़ एक प्रकार के निकलता है, जिसको बोलते हैं पॉप ध्वनि, जिसको क्या बोला जाता है, पॉप की तरह आवाज़ निकलता है, यानी पॉप ध्वनि निकलता है। जब इस तरह से पॉप ध्वनि की आवाज़ निकले तो समझ जाएंगे हम लोग कि वहाँ से कहीं ना कहीं हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। क्या निकल रहा है, तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए देख लेते हैं। बोला हाइड्रोजन गैस निकलने पर जलती हुई तीली ले जाने पर पॉप ध्वनि सुनाई देती है। क्या सुनाई देगा मेरे भाई, तो पॉप ध्वनि सुनाई देगा। जैसे देखिए यहाँ पर यह जो है, यहाँ पर क्या है, जिंक है। जिंक जो एक प्रकार के क्या है, तो अभी हम लोग देखें कि जिंक एक प्रकार के धातु हो जाएगा। जिंक क्या हो जाएगा, तो एक प्रकार के धातु, और ये हो जाएगा तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब लोग अभी तन्नु नहीं पढ़े होंगे, तन्नु सांद्र होता है, एक अलग से पढ़ेंगे आप लोग। बस आप लोग समझिए इतना ही, क्या है, तो बोलेंगे अम्ल है। जब हम लोग जिंक को एक अम्ल में मिलाएं, जिंक को क्या किए, तो एक अम्ल में मिलाएं, तो क्या हुआ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो होगा इसको में ऊपर से ही निकलेगा। तो ऊपर से जब निकलेगा तो यहाँ पर हम लोग एक माचिस के तीली लगाए हैं। देखिए जब इसको जल रहा है तो क्या हो रहा है, एक यहाँ पर देखिए लौ के साथ जल रहा है। तो समझिए कि यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर पॉप ध्वनि सुनाई दे रहा है। जब इस तरह के कंडीशन बने तो समझिए ये क्या है, तो पॉप ध्वनि सुनाई दे रहा है। तो इसी को बोला जाएगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, हर धातु के साथ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आप लोग 3 धातु के नाम याद रखेंगे। यह जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करेगा, समझिए कि हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा। जैसे है तांबा, चांदी तथा क्या है, सोना। समान अम्लों से हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते हैं, यानी समान अम्लों से ये क्या करेंगे,
तो हाइड्रोजन गैस को नहीं निकालेंगे, समझ जाइए। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगला हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, तो 2 टॉपिक लेकर आए थे। तो ये टॉपिक है कि जब, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग नीचे कर देते हैं, उसके बाद आप लोग समझिएगा। बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है कि धातु कार्बोनेट क्या है, तो धातु कार्बोनेट क्या है मेरे भाई, धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया के बारे में समझेंगे हम लोग। बोला है यहाँ पर देखिए कि जब क्या अम्ल धातु कार्बोनेट, जब अम्ल धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी दोनों बात बराबर है, धातु कार्बोनेट या फिर बोल सकते हैं हम लोग धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, तब लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यानी जो धातु, समझिए, जो अम्ल होगा वो किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या बनेगा, तो लवण बनेगा, उसके साथ साथ जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। यानी 3 चीज़ ध्यान देंगे हम लोग। एक बनेगा, क्या बनेगा, तो एक बोल सकते हैं हम लोग कि लवण बनेगा, एक जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। जैसे हम लोग एक यहाँ पर एक ढांचा बनाते हैं, उसके तरीके से हम लोग बहुत ही आराम से समझ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपको कि धातु कार्बोनेट लेना है या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों का मतलब एक ही है, कहीं गड़बड़ नहीं करना है। यहाँ पर कोई ना कोई अम्ल लेंगे, जब ये दोनों को मिलाएंगे, जब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो कहीं ना कहीं हमको लवण मिलेगा और जल मिलेगा, उसके साथ साथ मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा। चलिए इसका रिएक्शन से हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग रिएक्शन लिखेंगे। तो देखिए यह जो है Na हम लोग लिख देते हैं, फिर से इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिएगा। इसको क्या है, तो Na2CO3 और प्लस में है 2HCl, क्या है 2HCl। चलिए बैलेंस ही लिख देते हैं, आप लोग तो समझ में आ जाएगा, पहला चैप्टर में पढ़े भी हैं संतुलित करने के लिए, तो कहीं भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। चलिए साथ में क्या निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। देखिए यहाँ पर यह जो है यह क्या है, तो यही धातु कार्बोनेट है। और किसका कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट है मेरे भाई, सोडियम कार्बोनेट इसको बोला जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। देखिए सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा कि नहीं, और इसको बोला जाएगा अम्ल। उसमें भी कौन अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है कि नहीं, बोलेंगे बिल्कुल सर है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यह जो है एक प्रकार के लवण बन रहा है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लवण भी कई तरह के होते हैं, उसको भी पढ़ेंगे। तो बस इतना याद रखिए, इसको क्या बोलेंगे, तो लवण बोलेंगे, यानी NaCl बोल सकते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड। यह जो बन रहा है मेरे भाई कहीं ना कहीं जल का सूत्र है, और ये क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं, बोलेंगे बिल्कुल है सर। यानी यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे कि किसी धातु कार्बोनेट को, यानी सोडियम कार्बोनेट के हम लोग जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएं तो लवण बनेगा, जल बनेगा और क्या बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। तो दूसरा भी एग्जाम्पल है आपके सामने, इसको भी समझिएगा। चलिए हम लोग इसी में समझा देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका। यह जो है मेरे भाई यह एक धातु कार्बोनेट है, क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ही है। जब हम लोग धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को वो जो था धातु कार्बोनेट था, ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन नहीं था। यानी देखिए आगे चलेंगे हम लोग, तो यह क्या है, तो यह एक प्रकार के अम्ल है। उसमें भी कौन अम्ल, तो बताएं हम अभी ही, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो है NaCl, कहीं ना कहीं यह एक प्रकार के लवण है मेरे भाई। और ये क्या है, तो बोलेंगे जल है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलते हैं हम लोग
आगे समझेंगे। यहाँ पर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा था। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हम लोग पहचान कैसे करेंगे? जैसे अम्ल और धातु की अभिक्रिया कराएं तो वहाँ पर से क्या हो रहा था, तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। तो हाइड्रोजन गैस के पहचान तो समझ लें हम लोग कि उसका जो है पॉप ध्वनि के साथ निकलेगा, पॉप ध्वनि सुनाई देगा तो समझेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है तो समझेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हम लोग पहचान कैसे करेंगे कि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकल रहा है। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग बहुत ही आराम से। बोला है CO2 गैस की पहचान, CO2 गैस की पहचान यानी बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान। देखिए स्टेप 1 में आपको क्या करना है, तो चूने का पानी लेना है मेरे भाई, चूने का पानी लेना है। यह जो सूत्र है मेरे भाई इसको भी याद रखिएगा। बोर्ड परीक्षा में लगभग हर बार इसको पूछ लेता है। इसका सूत्र होता है CaOH2। यह जो चूने का पानी है, क्या है? चूने का पानी है। चलिए देखिए चूने का पानी है तो इसको क्या करेंगे, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग गुजारेंगे, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग गुजारेंगे तो दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है? तो वह दूधिया हो जाएगा। जो ये दिखाई दे रहा है क्या हो जाएगा? तो स्टेप नंबर 2 में देखेंगे तो यह दूधिया हो जाएगा यानी मिल्की कलर के हो जाता है। कैसा हो जाएगा? तो दूधिया हो जाएगा मेरे भाई। जब इस तरह के कंडीशन बने तो हम लोग समझेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। चलिए यहाँ पर लिखा गया उसको भी देख लेते हैं, जो हम लोग अभी पढ़े उसी को समझेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी से गुजारने पर वह क्या हो जाता है? तो दूधिया हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग चूने के पानी से गुजारेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे आप लोग कि दूधिया हो जाता है। क्या हो जाएगा? तो दूधिया। चलिए इसको रिएक्शन से हम लोग समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। यह जो है मेरे भाई इसी को क्या बोलेंगे? तो चूने का पानी बोलेंगे, चूने का पानी बोला जाएगा। चलिए यह जो है क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं? बोलेंगे बिल्कुल सर है, किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्साइड। ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। ये क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए लिख देते हैं कैल्शियम। क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा मेरे भाई। जब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है और साथ में क्या है? तो जल है। साथ में क्या है? तो जल। तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है तो इसका रंग जो हो जाएगा दूधिया हो जाएगा। और उत्पाद में क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से होता है यहाँ पर। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को चूने के पानी से गुजरने पर वह कैसा हो जाएगा? तो दूधिया हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग कि पीएच स्केल के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका बोर्ड परीक्षा के हिसाब से जो पीएच स्केल है आपका। तो चलिए समझते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। तो समझिए एकदम सिंपल भाषा में आप लोग कि पीएच स्केल जो है, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, तो किसी अम्ल के बारे में पता लगाते हैं या किसी क्षार के बारे में पता लगाते हैं। यानी वह अम्लीय है कि क्षारीय है, इसके गुण के बारे में हम लोग पता किस स्केल से लगाएंगे तो बोलेंगे कि पीएच स्केल है। तो चलिए समझते हैं कि पीएच स्केल आखिर क्या होता है। तो देखिए पीएच स्केल जो है किसी बिलियन, क्या बोला है मेरे भाई? तो किसी बिलियन, यहाँ पर देखिए किसी बिलियन की अम्लीयता या फिर क्षारीयता ज्ञात करने की पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। अभी हमने बताया कि किसी अम्लीयता, किसी चीज़ की अम्लीयता या फिर क्षारीयता को हम लोग ज्ञात करेंगे तो किस स्केल से करेंगे? तो बोलेंगे पीएच स्केल से करेंगे। तो पीएच स्केल का ही उपयोग करते हैं हम लोग। अब देखिए पीएच
का अर्थ क्या होता है? तो pH का जो अर्थ होता है मेरे भाई, ये होता है पोटेंशियल, क्या होता है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पोटेंशियल ऑफ क्या होता है? तो हाइड्रोजन होता है। किसका अर्थ? तो pH का अर्थ। ये जो pH दिखाई दे रहा है इसका अर्थ। और pH स्केल का जो मान होता है, एक स्केल होता है, इसका जो मान होता है, स्केल भी आगे हम लोग दिखाएंगे बहुत अच्छे से। इसका जो मान होगा 0 से लेके मेरे भाई 14 तक होता है। बस इतना आप लोग ध्यान दीजिए कि pH स्केल का जो मान होगा, pH स्केल का जो मान होगा मेरे भाई वो कितना होता है? तो pH स्केल का मान 0 से 14 तक होता है। चलिए यहाँ पर समझते हैं हम लोग। इसको छोड़िए और नीचे देखिएगा, हम जो बना रहे हैं उसको देखिएगा। यह जो है मान लीजिए कि एक स्केल है। क्या है? तो एक स्केल है। यहाँ पर जो होता है उदासीन होता है। क्या होगा? तो उदासीन होगा। नहीं अम्लीय और न ही क्षारीय, नहीं अम्लीय और न ही क्षारीय। समझ रहे हैं कि नहीं? और इसके जो इधर साइड होगा, समझ सकते हैं, जब इस तरह से हम लोग खड़ा रहेंगे तो इधर बाएं हो जाएगा, यानी बाएं साइड जो होगा यहाँ से अम्लीयता का गुण इधर के साइड में बढ़ेगा। यानी इधर वाला जो होगा क्या होगा? तो अम्लीय होगा विलयन। और इसके जो बाद वाला होगा यानी दायां साइड वाला वो कैसा होगा? तो क्षारीयता होगा, यानी क्षारीय होगा। कैसा होगा? तो क्षारीय होगा। यहाँ तक समझ रहे होंगे। बीचवा वाला रहेगा उदासीन, इधर साइड वाला अम्लीय और इधर वाला क्षारीय। अब समझते हैं हम लोग कि जो उदासीन होता है इसका pH का मान कितना रहेगा? ये जो है यही pH स्केल है। ये क्या है? तो pH स्केल है। जब हम लोग समझेंगे कि उदासीन है तो इसका कहीं ना कहीं मान होगा ना। pH स्केल जो है कितना पर अंकित रहता है? जो उदासीन होता है वो कितना पर अंकित रहेगा? तो 7 पर रहता है। इसका जो स्केल होता है 0 से 14 तक। यहाँ पर क्या होगा? 0 से 14 तक। 0 से कहाँ तक? तो 14 तक। सबसे इधर वाला 0 और सबसे उधर वाला 14, इसके बाद और कुछ नहीं होता है। चलिए, तो 7 पर जो होगा मेरे भाई यह उदासीन होगा। और इधर साइड जो होगा कहीं ना कहीं यहाँ से समझिए कि इधर साइड इस प्रकार से बढ़ते आएगा और इधर साइड बढ़ते जाएगा। चलिए इसको स्केल पर समझते हैं तब अच्छे से समझिएगा। चलिए एक स्केल हम लोग ले लिए हैं। स्केल को समझते हैं। pH स्केल का चार्ट। ये क्या है? तो pH स्केल का चार्ट है। ये दिखाई दे रहा है आपको, यही pH स्केल है। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा होगा 0 है और यहाँ क्या है मेरे भाई? तो 14 है। वहाँ 0 है और यहाँ क्या है? तो बोलेंगे कि 14 है कि नहीं? चलिए देखते हैं। 0 से लेके कहाँ तक है? तो 14 तक। 0 से लेकर 14 तक। चलिए इस स्केल के बारे में समझते हैं। यह जो 7 होता है मेरे भाई, 7, ये जो होता है उदासीन होता है। 7 वाला क्या होगा? तो बोलेंगे 7 वाला उदासीन हो जाएगा। 7 वाला क्या होगा मेरे भाई? तो 7 वाला उदासीन होगा। और 7 के जैसे इधर बढ़ते जाएगा यह सब जो होगा ये क्षार होगा। क्या होगा? तो क्षार होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? और इधर वाला जो होगा ये कहीं ना कहीं इसको बोला जाएगा अम्लीय। क्या बोला जाएगा? तो अम्लीय बोला जाएगा। इसको इस तरीके से लिखिए, क्षारीय। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब देखिए 7 है। 7 से जब हम इधर आएंगे तो अम्लीयता बढ़ते जाएगा। अम्लीयता का होगा तो बढ़ते जाएगा। यानी सबसे कम बात करें तो 7 से इधर आएगा, यानी 6 पर क्या बोलेंगे? तो ज़्यादा सबसे 6 पर कम होगा। उससे ज़्यादा कहाँ होगा अम्लीय? तो 5 पर। एकरा से ज़्यादा कहाँ होगा? तो 4 पर। इससे ज़्यादा कहाँ होगा? तो 3 पर। अब इससे भी ज़्यादा कहाँ होगा? तो 2 पर। और बोला जाए सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? तो 1 पर। इससे भी ज़्यादा जब हम लोग इधर घसकेंगे तब होगा। यानी अम्लीयता इधर की ओर बढ़ते जाएगा और इधर की ओर बढ़ते जाएगा। यहाँ से किसका गुण? तो क्षारीयता का गुण। और अम्लीयता तो घट रहा है। अब जब हम लोग इधर से इधर आएंगे तो अम्लीय गुण घटेगा। इधर से इधर जाएंगे तो अम्लीय गुण घटेगा। और जब हम लोग इधर से इधर आएंगे तो अम्लीय गुण क्या होगा? तो बढ़ेगा। चलिए अब क्षारीय के बारे में समझते हैं। जब इधर से हम लोग इधर की ओर जाएंगे तो क्षारीयता के गुण क्या होगा? तो बढ़ेगा। क्षारीयता
बढ़ेगा। क्या होगा? तो बढ़ेगा। यानी बताइए तो हमको 8 पर ज़्यादा होगा कि 9 पर? बताइए इसका आंसर। अम्लीयता के गुण क्षारीय गुण 8 पर ज़्यादा होगा कि 9 पर? पीएच का जो मान होगा 8 पर ज़्यादा होगा कि 9 पर होगा? इसका उत्तर बताइए आप लोग। तो बोलेंगे कि 9 पर ज़्यादा होगा। फिर इससे ज़्यादा 10 पर होगा क्षारीय गुण, फिर इसके आगे 11 पर हो जाएगा, 12 पर होगा, 13 पर होगा, और सबसे अंतिम के बात करें हम लोग तो सबसे ज़्यादा क्षारीयता कहाँ पर होगा? तो जिसका पीएच मान 14 होगा। चलिए समझ गए होंगे। अब एक बात आता है, यहाँ तक तो समझ गए कि क्षारीय और अम्लीय। अब ये भी दो प्रकार के कहीं ना कहीं होता है। अम्लीय दो प्रकार के हो जाएगा और क्षारीय दो प्रकार के हो जाएगा। अम्लीय दो प्रकार के और क्षारीय दो प्रकार के। एक के बोला जाएगा दुर्बल अम्ल और एक को बोला जाएगा प्रबल अम्ल। एक को बोला जाएगा दुर्बल अम्ल, एक को बोला जाएगा प्रबल अम्ल। और क्षारीयता के हम लोग बात करें तो एक को बोला जाएगा दुर्बल क्षार और एक को बोला जाएगा प्रबल क्षार। दुर्बल के मतलब होता है कमज़ोर, दुर्बल के मतलब वीक कमज़ोर, और प्रबल के मतलब हो जाएगा, प्रबल के मतलब हम लोग बोल सकते हैं मजबूत। क्या होगा? तो मजबूत। चलिए समझाते हैं आपको। अब देखिए जो 0 से 3 वाला होगा, जो 0 से लेके 3 वाला होगा मेरे भाई, 0 से 3 वाला होगा, यह प्रबल अम्ल हो जाएगा। प्रबल यानी क्या बोल सकते हैं? मजबूत। क्या बोल सकते हैं? तो मजबूत, प्रबल अम्ल। अभी समझाएं कि इधर जो गुण होगा ये बढ़ेगा, यानी अम्लीयता ज़्यादा रहेगा। बात सही है। तो कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से लेके 3 तक। और दुर्बल अम्ल कहाँ से हो जाता है? तो 4 से लेके 6 तक। ये जो होगा दुर्बल अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दुर्बल अम्ल हो जाएगा। चलिए समझ में आया होगा। यहाँ पर तो उदासीन हो जाएगा 7 पर। इसके बाद 8 से 10 के बीच में, यहाँ पर समझिएगा 8 से 10 के बीच में क्या होगा? तो बोल सकते हैं हम लोग कि जो होगा दुर्बल क्षार होगा मास्टर। क्या होगा? तो दुर्बल क्षार हो जाएगा। जब हम लोग 11 से लेकर 14 के बात करें तो यह मजबूत वाला होगा, क्योंकि उधर है तो जितना उधर जाएगा उतना मजबूत। तो इसको बोला जाएगा प्रबल क्षार। क्या बोलेंगे? प्रबल क्षार। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। बहुत ही आराम से हम लोग समझाने की कोशिश किए हैं। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। अब समझते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। पीएच स्केल जो है उसका महत्व क्या है, पीएच मान के महत्व क्या है? तो देखिए पाचन तंत्र में पहला इसका महत्व है। पाचन तंत्र में 3 4 5 को हम लोग महत्व के बारे में बात करेंगे। पहला है पाचन तंत्र में। क्या पाचन तंत्र में इसका क्या उपयोग है? तो समझते हैं। बोला हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। सभी को पता है कि हमारे पेट में जो है क्या है, तो एक अम्ल पाया जाता है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े होंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसका काम क्या है? तो समझिए कि भोजन को पचाने में सहायता करता है। लेकिन जो इसका मात्रा होगा कहीं ना कहीं फिक्स रहता होगा, कहीं ना कहीं अम्ल की मात्रा फिक्स रहता होगा। अब समझिए कि बहुत अधिक बढ़ गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गया तो क्या हो सकता है? जब बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो समझिए कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा, पेट के लिए हानिकारक होगा। तो ये जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है तो समझिए कि जो अमाशय की बोल सकते हैं हम लोग, अमाशय की जो दीवार है उसमें समझिए कि बहुत अधिक जलन पैदा होगा। क्या होगा? तो जलन पैदा होगा, जिससे समझिए कि अमाशय की जो दीवार है वो ही कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त होने लगता है। तो इसको समझिए कि कम करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो चलिए समझते हैं इसके अंदर में। तो जब इसका मात्रा अधिक हो जाता है, किसका मात्रा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, तो उसे बोला जाता है अम्लता। क्या बोलते हैं? अम्लता बोलते हैं। एक प्रकार के समझिए कि यहाँ से अम्लता समझिए कि एक प्रकार से बीमारी भी हो सकता है, अम्ल की मात्रा अधिक हो गया तो इसका उपचार कोई ना कोई होना चाहिए ना। जिससे अम्ल की मात्रा अधिक हो गया तो इसको मेंटेन करने के लिए, इसको उदासीन पर या फिर थोड़ा आगे ले जाने के लिए या फिर बराबर में रखने के लिए कहीं ना कहीं इसका कोई उपयोग होना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे,
इसके लिए उपयोग में एंटासिड का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? तो एंटासिड का उपयोग करेंगे। ये क्या होता है? तो एक एग्जाम्पल है एंटासिड के, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका सूत्र होता है MgOH2। इसको याद रखेंगे, MgOH2। यह जो होता है किस प्रकृति का होता है मेरे भाई? तो यह क्षारीय प्रकृति के होगा। किस प्रकृति के? क्षारीय। यहाँ से एक बात सुनिए आप लोग, जब हम लोग समझिए कि किसी मानव में चाहे किसी भी प्रकार के जीव जंतु में अम्ल की मात्रा अधिक हो गया, अम्ल की मात्रा अधिक हो गया, तो उसको जो दवा देंगे या फिर उसको मेंटेन करने के लिए जो भी चीज़ देंगे वो समझिए कि क्षारीय होगा। अम्ल की मात्रा अधिक तो क्षारीय के हम लोग प्रयोग करेंगे, और जब क्षार की मात्रा अधिक होगा तो अम्लीय के प्रयोग करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हम लोग आगे और समझेंगे दूसरा दैनिक जीवन में उपयोग है दांतों की सुरक्षा। यानी कहीं ना कहीं अम्ल की मात्रा बहुत अधिक हुआ, अम्ल की मात्रा बहुत अधिक हुआ तो दांत पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जो आपका दांत है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो सबसे पहले मुंह का पीएच मान समझते हैं। मुंह में एक प्रकार के दांत होता है और दांत में ही एक भाग होता है इनामेल। अगर ऐसे भी बोला जाता है कि शरीर का सबसे कठोर कोई अंग है तो क्या है? तो इनामेल है। जब हम लोग समझेंगे इनामेल जो होता है बहुत ही अधिक अम्ल की, बहुत अधिक अम्ल के कांटेक्ट में आएगा तो ये जो होता है क्या होता है? तो ये क्या होने लगता है? तो समझिए इस प्रकार से झरने लगेगा। क्या होगा? तो कहीं ना कहीं इनामेल नष्ट हो जाएगा। तो इनामेल नष्ट हो जाएगा तो इसके उपचार के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसलिए भोजन के बाद क्या करते हैं? तो कुल्ला करना चाहिए। जब आप लोग भोजन करने से पहले तो कुल्ला कर लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या करेंगे हम लोग? तो उसके बाद भी अगर कुल्ला करेंगे तो समझिए कि इनामेल नष्ट होने की क्षमता बहुत अधिक कम हो जाती है। बहुत क्या हो जाएगा? तो कम हो जाएगा। इसका दूसरा उपचार था। चलिए अगला देखते हैं हम लोग मिट्टी का पीएच। मिट्टी के पीएच, एक होता है अम्लीय मिट्टी और एक होता है क्षारीय। एक होता है अम्लीय और एक होता है क्षारीय। जब अम्लीय रहेगा तो क्या करेंगे? तो चूना मिलाया जाता है। क्या होता है? अम्लीय मिट्टी में क्या करते हैं? तो चूना मिलाकर हम लोग इसको मेंटेन करते हैं और पौधा को उगाते हैं। एक होता है क्षारीय मिट्टी, इसको क्या करेंगे? तो जैविक खाद मिलाए जाते हैं। इसमें क्या करते हैं? तो क्षारीय मिट्टी में जैविक खाद मिलाकर पैदावार को हम लोग अच्छे करते हैं। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं था, इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर, आप लोग समझिएगा। बोला है दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के बारे में। यहाँ पर दो महत्व है। पहला है मधुमक्खी के डंक, मधुमक्खी के डंक, और एक क्या है? बिच्छू के डंक। अब लोग पढ़े होंगे कि मधुमक्खी के डंक ये सब में जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन एसिड पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो समझिए यह जो होता है एक प्रकार के क्या होता है? तो अम्लीय होगा। अगर ये काटेगा समझिए कि किसी भी प्रकार के यहाँ पर एसिड का प्रभाव है। जब एसिड का प्रभाव है तो क्या करेंगे हम लोग? तो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, यानी NaHCO3 का प्रयोग करता है। जब वही बिच्छू के डंक के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर किसका प्रयोग करता है? क्षारीय पदार्थ का प्रयोग करेंगे, जिसका ये तो क्षारीय पदार्थ हो गया। इसका जो प्रयोग हम लोग करेंगे उस सिरका के प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? तो सिरका के प्रयोग करेंगे, जिसको एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। आगे हम लोग देखते हैं, जो पढ़ें समझिए कि एग्ज़ाम के पॉइंट से क्या क्या महत्वपूर्ण है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आने की संभावना बनता है, उसको समझाते हैं आपको। तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ें। तो पढ़ें हम लोग सबसे पहले कि धातु प्लस अम्ल। क्या पढ़ें? धातु प्लस अम्ल जब अभिक्रिया कराएगा तो लवण बनेगा, और क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। चलिए समझ रहे होंगे। दूसरा हम लोग पढ़ें कि धातु कार्बोनेट। क्या है? तो धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। वही आगे हम लोग पढ़ें कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने का पानी में डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? तो दूधिया हो जाएगा। फिर हम लोग आगे पढ़ें कि पीएच बराबर 0 से कितना तक अंकित होता है पीएच स्केल में? तो 0 से बोलेंगे 14 तक अंकित होता है। उसके आगे हम लोग पढ़ें पीएच के बारे में। पीएच 7 पर जो होगा
वो विलियन कैसा होगा, तो बोलेंगे मेरे भाई उदासीन होगा। लेकिन वही जब बात करें हम लोग पीएच जो होगा 7 से कम होगा, पीएच मान जो होगा मेरे भाई कहीं ना कहीं 7 से कम हो गया, तो उसी को बोलेंगे कि कैसा विलियन है, तो अम्लीय विलियन है। अगला हम लोग बात करें कि पीएच मान जब 7 से अधिक होगा, देखिए 7 से अधिक कौन होगा, तो पीएच, तब कैसा होगा, तो क्षारीय होगा। अगर पेट का जो अम्ल है वो बोला जाता है किसको, तो HCl को। और एंटासिड के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के उपयोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के उपयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, लेकिन ये जो है वीडियो पार्ट नंबर 2 है। अगला क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, अगले क्लास में वो पार्ट नंबर 3 में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे इसको समझ लीजिए, और पार्ट नंबर 3 को देखना ना भूलिएगा। अगर इतना पढ़ लिए तो पार्ट 3 को पढ़ने के लिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे संपूर्ण महत्वपूर्ण सूचक। आप लोगों को बताए थे पार्ट 1 में हम लोग 3 प्रकार के सूचक, एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है कृत्रिम सूचक, एक होता है घरान सूचक। यानी तीनों सूचक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 में, पार्ट नंबर 3 में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे सामान्य नमक से बनने वाले पदार्थ, यानी नमक से बनने वाले कई प्रकार के पदार्थ हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण कैसे होता है, उसको समझेंगे बहुत ही प्यार तरीके से, एवं गुण एवं उसका उपयोग को भी समझेंगे। तो चलिए आप लोग क्या करेंगे, तो NCS एकेडमी के साथ इसी तरह आप लोग जुड़े रहेंगे, और डेली शाम को 8:30 बजे, डेली शाम को क्या होता है मेरे भाई, तो 8:30 बजे रात को, समझिए कि हम लोग रात भी बोल सकते हैं, 8:30 बजे रात को हम लोग लाइव आते हैं। तो लाइव क्लास से भी जुड़ने के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक भी क्लास जो है आप लोगों का मिस नहीं हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतना समझिए कि बहुत ही मेहनत लगता है, पूरा PPT बनाना है अकेले, पूरा बहुत सारा काम हो जाता है। तो एक क्लास के पीछे मेरे भाई बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। इसी प्रकार से हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।